हेलो स्टूडेंट। मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत की 5वीं क्लास में भौतिक नियमों की प्रकृति नेचर ऑफ फिजिकल लॉज या संरक्षण के नियम कंजर्वेशन लॉज की बात करेंगे। तो जो भौतिक विज्ञान में मुख्य संरक्षण के नियम हैं उसकी आज हम यहाँ ब्रीफली बात करेंगे। हालांकि वे अलग अलग टॉपिक के साथ जहां इनकी आवश्यकता होगी वहां इन्हें पुनः पढ़ेंगे। तो यहाँ आज हम मुख्य 4 संरक्षण के नियमों की बात कर रहे हैं। पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तीसरा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और चौथा आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनमें से ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण हमें 11th क्लास में पुनः उचित चैप्टर में जहां इनके टॉपिक हैं वहां पढ़ने हैं, और आवेश संरक्षण को हमें 12th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ना है। ब्रीफली बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता जो है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत या नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा के केवल एक रूप को ऊर्जा के दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। चिरसम्मत भौतिकी में ये नियम पूर्ण रूपेण सही साबित होता है और हमें 11th क्लास के अंदर चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत ही बात करनी है। तो हमारे लिए ये नियम एक तरह से दृढ़ नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यानी कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। लेकिन जो आधुनिक भौतिकी है उसके अनुसार केवल ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों मिलकर संरक्षित होती हैं। उसके अनुसार E बराबर mc स्क्वायर से, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इससे द्रव्यमान से ऊर्जा और ऊर्जा से द्रव्यमान निर्मित किया जा सकता है। लेकिन हमारी चिरसम्मत भौतिकी में जो हमें 11th तक पढ़नी है उसमें ऊर्जा संरक्षण का एक मुख्य नियम है और वो हर जगह लागू होगा। दूसरी बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण की। तो रेखीय संवेग को भी थोड़ा आपको जानना है कि होता क्या है। तो जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा उस वस्तु के वेग की दिशा में ही होती है। तो P बराबर बना mv, जहां P रेखीय संवेग है, m उस वस्तु का द्रव्यमान है और v वेग है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अगर किसी निकाय पर, किसी वस्तु पर, किसी तंत्र पर, किसी सिस्टम पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल शून्य है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी निकाय में दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं तो किसी एक वस्तु का वेग बढ़ सकता है, दूसरी का घट सकता है, लेकिन उनके वेग और द्रव्यमानों के गुणनफल का योगफल करेंगे सभी का, तो वो संरक्षित रहेगा। तो कथन क्या बना कि यदि किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य परिणामी बल शून्य है तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत बना रहेगा, संरक्षित बना रहेगा। ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है जो हर जगह एप्लीकेबल है। ये चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी सभी जगह लगता है। ठीक इसी प्रकार है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार अगर किसी वस्तु पर या निकाय पर लगने वाला परिणामी बलाघूर्ण, ध्यान दीजिए, जब हम रेखीय गति की बात करते हैं तो उसमें बल की बात की जाती है, लेकिन जब घूर्णन गति की बात की जाती है तो वहां बल को रिप्लेस करके बलाघूर्ण काम में लेते हैं। बलाघूर्ण जो है वो बल का आघूर्ण होता है और इसे टाउ बराबर r क्रॉस f के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 7th चैप्टर में 11th क्लास के में इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बलाघूर्ण क्या है? रेखीय संवेग का आघूर्ण है। जिस प्रकार से रेखीय बल का आघूर्ण बलाघूर्ण है। जिस प्रकार से त्वरित रेखीय गति के लिए बल आवश्यक होता है, इसी प्रकार त्वरित घूर्णन या कोणीय गति के लिए बलाघूर्ण आवश्यक होता है। तो कथन क्या है कि यदि किसी निकाय पर लगने वाले परिणामी बलाघूर्ण का मान शून्य है तो उस निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये कोणीय संवेग क्या है? तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बल का आघूर्ण बलाघूर्ण है, इसी प्रकार रेखीय संवेग का आघूर्ण r क्रॉस p जो है वो बलाघूर्ण कहलाता है।
अगर हम इसके सदिश रूप को हटाकर परिमाण लिखें तो संवेग को लिख सकते हैं एम वी, तो ये बन जाता है एम वी आर, तो एल बराबर एम वी आर, ये रेखीय संवेग है। इस रूप में इसे प्रदर्शित करें तो जो स्थानांतरित गति में जो कार्य द्रव्यमान करता है घूर्णन गति के दौरान, वो कार्य जड़त्वाघूर्ण करता है। जड़त्वाघूर्ण क्या है, इसे भी हम 7th चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल को जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। जो काम यहाँ रेखीय वेग कर रहा है वो काम करेगा यहाँ कोणीय वेग, और उसको ओमेगा से प्रदर्शित किया गया है। तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि कोणीय संवेग वस्तु के जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के तुल्य होता है। कथन क्या था, वापस कथन पर आते हैं कि यदि किसी निकाय पर लगने वाले परिणामी बलाघूर्ण का मान शून्य है, अलग अलग बलाघूर्ण रख सकते हैं लेकिन उनका परिणामी मान जो है वो शून्य है, तो उस निकाय का कोणीय संवेग नियत रहेगा या संरक्षित रहेगा। और अगला है आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत। हम जानते हैं कि आवेश दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश होता है। प्रत्येक पदार्थ अणु और परमाणुओं से मिलकर बना है। अणु या परमाणु के केंद्रीय भाग नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन धनावेशित है, और बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थायी कक्षाओं में गति करते रहते हैं, वो ऋणावेशित हैं। और परमाणु का जो कुल आवेश है वो जितने धनात्मक रूप में प्रोटॉन है उतने ही ऋणावेशित रूप में इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आवेश शून्य रहता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं, केवल हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब क्या है कि प्रत्येक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। अगर एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तुलनात्मक रूप से अधिक हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो उस परमाणु पर परिणामी रूप से धनावेश आ जाएगा। इसके विपरीत जिस परमाणु के पास वो इलेक्ट्रॉन चला गया वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में बढ़ जाएगी, उस पर परिणामी रूप से ऋणावेश आ जाएगा। उदाहरण के लिए समझते हैं NaCl को। तो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम 11-23, परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23, और ये 17-35, परमाणु क्रमांक 17, द्रव्यमान संख्या 35। तो इसके पास अभी 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जितना प्रोटॉन के ऊपर धनावेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश का परिमाण होता है, परिमाण के रूप में वो बराबर होता है, और उसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इसके पास 11 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसे हम ई भी लिख सकते हैं, के रूप में पॉजिटिव है, और इसके पास 11 ई के रूप में नेगेटिव है। तो कुल आवेश कितना बना? 0। ठीक इसी प्रकार इसके पास प्रोटॉनों की संख्या 17 है, इसलिए 17 ई के बराबर धनावेश है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो भी 17 है, इसलिए 17 ई के रूप में ऋणावेश है। तो कुल आवेश अभी भी कितना है? 0। अब यदि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरीन के पास पहुंच जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह जाएगी 10। इसके पास पहुंचा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18। तो अब इसके पास -18 ई के बराबर नेगेटिव है, इसके पास -10 ई के बराबर नेगेटिव है। 11 ई के बराबर पॉजिटिव था, तो परिणामी रूप से इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव +1 ई, जिसको हम Na+ के रूप में दर्शाएंगे। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन के पास -17 ई से -18 ई हो गया है, और इसके पास 17 ई पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव बच जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा -1 ई, या हम लिख सकते हैं क्लोरीन माइनस के रूप में। इसलिए ये धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित कर आयनिक बंध बना लेंगे और NaCl का निर्माण होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ सोडियम धनावेशित हो गया, क्लोरीन ऋणावेशित हो गया, लेकिन ये आवेश उत्पन्न नहीं हुए, ये आवेश ट्रांसफर हुए, स्थानांतरित हुए। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब क्लोरीन के पास पहुंचा तो सोडियम धनावेशित और क्लोरीन ऋणावेशित हो गया, लेकिन इसमें हमने ना तो आवेश उत्पन्न किया है और ना ही नष्ट किया है। पहले जितना कुल आवेश था अभी भी उतना है। पहले इसके पास शून्य आवेश था, इसके पास भी शून्य आवेश था। अभी भी NaCl की बात करें तो इसके पास भी कुल आवेश शून्य है, क्योंकि जितना +1 था इसके पास उतना ही -1 था, इसलिए मिलकर कितना हो गया है? शून्य, यानी कि उदासीन है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये थे हमारे भौतिकी के मुख्य नियमों के संरक्षण। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मुख्य संरक्षण के सिद्धांत या नियम समझ आए होंगे।
धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।